हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो पिछले कई टॉपिक जो आपने पढ़े जिसमें पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ पे हम लोगों ने डिटेल से बात की, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट पार्ट था पूरी केमिस्ट्री के अंदर। स्टार्टिंग आप कर रहे हैं पीरियोडिक प्रॉपर्टी से, आपने बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं। आज हम एक और बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर की तरफ बढ़ रहे हैं और वो चैप्टर देखा जाए तो वो पूरी केमिस्ट्री का ही बहुत प्लेटफॉर्म, बेसिक प्लेटफॉर्म है वो, यानी पूरी केमिस्ट्री उसी पे स्टैंड करती है। और उस इम्पोर्टेंट टॉपिक पे हम बात जिसकी करने जा रहे हैं वो है केमिकल बॉन्डिंग। तो आज हम केमिकल बॉन्डिंग पे स्टार्टिंग करने जा रहे हैं और केमिकल बॉन्डिंग में बहुत सारे कॉन्सेप्ट जो हैं जो कि केमिस्ट्री के सभी चैप्टर्स पे इन्वॉल्व होता है। तो आज हम उसकी शुरुआत करने जा रहे हैं और बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। जो पीरियोडिक प्रॉपर्टी आपने पढ़ा है उसको आगे कंटिन्यू करते हुए केमिकल बॉन्डिंग को स्टार्ट करना है। जो अभी हम लोगों ने पीरियोडिक प्रॉपर्टीज पे बात की थी पिछली क्लासों में, वो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज हम लोग केमिकल बॉन्डिंग में बहुत देखेंगे। मतलब एक तरीके से देखा जाए तो बॉन्डिंग को पढ़ने के लिए कुछ बेसिक चीजें चाहिए होती हैं और उसका जो नाम है वो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज है। ठीक है, तो आज हम एक नए पार्ट में जा रहे हैं और इसकी इम्पोर्टेंस आपको धीरे धीरे समझ में आएगी और आपको बहुत अच्छे से इस चीज को समझना है कि बॉन्डिंग का मीनिंग क्या है, बॉन्डिंग में क्या क्या चीजें आप समझेंगे। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। तो हम लोग बात सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं, जैसे कि नाम है केमिकल बॉन्डिंग। तो हमें ये सबसे पहले समझना होगा कि केमिकल बॉन्डिंग का मतलब क्या है, लिटरल मीनिंग क्या है, जो इसका शाब्दिक अर्थ है वो क्या है, वो हम सबसे पहले निकालते हैं। तो केमिकल का मतलब तो आप सब जानते हैं कि बहुत सारा केमिकल। अच्छा, जब भी बात हम केमिकल की करते हैं तो आप के दिमाग में क्या आता है? एटम्स आते हैं, मॉलिक्यूल्स आते हैं, आयंस आते हैं, यही सब होता है केमिकल में। केमिकल में जो चीजें हैं वो क्या है? कंपाउंड्स है, मॉलिक्यूल हैं, आयंस हैं, एटम हैं। तो एक तरीके से केमिकल के बारे में आपको पता है। और जब मैं बात कर रहा हूं कि बॉन्डिंग का मतलब, तो बॉन्डिंग का सीधा सीधा मतलब है जुड़ना, जोड़ देना। तो ओवरऑल जो सीधा मतलब बना वो ये है कि केमिकल का जुड़ जाना। तो केमिकल के जुड़ने का मीनिंग क्या हुआ कि कॉम्बिनेशन ऑफ द टू एटम, कॉम्बिनेशन ऑफ द मॉलिक्यूल और कॉम्बिनेशन ऑफ द आयंस। किसी भी स्पीसीज, किसी भी केमिकल स्पीसीज के जुड़ने की जो घटना है उस पूरे चैप्टर के अंदर हम उसी पे आज बात स्टार्ट कर रहे होंगे। समझ गए बात? तो केमिकल बॉन्डिंग का जो लिटरल मीनिंग है वो सिंपली ये मीनिंग है कि द कॉम्बिनेशन ऑफ टू एटम्स, द कॉम्बिनेशन ऑफ टू मॉलिक्यूल्स और कॉम्बिनेशन ऑफ टू आयंस और कॉम्बिनेशन ऑफ द एनी केमिकल स्पीसीज। ठीक है, अब किन्हीं भी दो केमिकल्स के कॉम्बिनेशन का जो मतलब है वो बॉन्डिंग के अंदर हम लोग बहुत डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं। अब ये तो बहुत बड़ा डेफिनेशन हो गया, कॉमन जो लिटरल मीनिंग है उसकी बात कर रहे हैं। बट जो पॉइंटेड बात हम लोग पढ़ेंगे इस पूरे चैप्टर के अंदर वो होगी कॉम्बिनेशन ऑफ टू एटम। जैसा कि हम लोग पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में लगातार पढ़ रहे थे कि हम सब कुछ आइसोलेट एटम से बहुत सारी चीजें हमने डिफाइन की थी। अब हम आज यहाँ पे बात करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ टू एटम की। तो एक बार हम लोग डेफिनेशन को भी लिख रहे हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ एटम, मॉलिक्यूल और आयंस एंड केमिकल स्पीसीज, केमिकल स्पीसीज। तो ये सभी जो बातें हैं वो एक तरीके से केमिकल बॉन्डिंग के अंदर पढ़नी होती है। ठीक है, और इसमें जो मेन पॉइंट है वो कॉम्बिनेशन ऑफ एटम। तो इसको हम लोग सबसे बहुत प्राइमरी लेवल पे बात कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए लेट से मैंने एक एटम यहाँ पे ले लिया और एक दूसरा एटम ए यहाँ पे ले लिया, दोनों ए एटम है और दोनों अलग अलग है।
अच्छा, यहाँ पे अभी जो दोनों एटम है वो आइसोलेट एटम है, आइसोलेटेड एटम है। और जब आप इसके आइसोलेटेड की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो इन्फिनेटिव है, मतलब दोनों अलग हैं, इनका आपस में कोई रिलेशन अभी नहीं है। हम क्या करें, इन दो डिफरेंट जॉनर के जो एटम हैं उनको हम लाकर एक जगह एक अप्रोच कराते हुए एक सिस्टम के अंदर दोनों को एक मिनिमम डिस्टेंस पे रख देते हैं, और मिनिमम डिस्टेंस पे लाने पर जो एक नया सिस्टमेटिक अरेंजमेंट होता है, दरअसल उसको आप नाम देते हैं मॉलिक्यूल, है ना। तो मैं अगर बात इसकी करूं कि फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल का मीनिंग भी आप बॉन्डिंग से रिलेट कर सकते हो। तो फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल, जैसे ये दोनों एटम यहाँ पे इंफिनिटिव डिस्टेंस पे थे और ये लगातार पास में आते जा रहे हैं, और पास आते आते एक क्लोजेस्ट डिस्टेंस पे दोनों एटम यहाँ पे आपको मिल जाते हैं। तो ये जो क्लोजेस्ट अप्रोच है, क्लोजेस्ट अप्रोच ऑफ टू आइसोलेटेड एटम, और ये जो अप्रोच होगी दरअसल यहीं पर हम इसका मॉलिक्यूल देखते हैं। तो मॉलिक्यूल के फॉर्मेशन का मतलब क्या है कि किन्हीं भी दो आइसोलेट एटम का क्लोजली धीरे धीरे पास आ जाना, और पास आते आते एक क्लोजेस्ट डिस्टेंस पे आ जाना, और उस क्लोजेस्ट डिस्टेंस पे आने पर जो एक नया सिस्टमेटिक अरेंजमेंट आता है उसको आप नाम देते हैं मॉलिक्यूल्स का। समझ में बात? तो ये एक सबसे बेसिक पॉइंट हमें समझना है। हम पूरी बॉन्डिंग के अंदर एटम के कॉम्बिनेशन की बात करेंगे, यानी मॉलिक्यूल के फॉर्मेशन की बात करेंगे। दूसरी चीज हम क्या करेंगे, हम दूसरा पॉइंट पढ़ेंगे मॉलिक्यूल्स के जोड़ने का, या किसी आयंस के जोड़ने का, या कोई भी केमिकल स्पीसीज के आपस में अट्रैक्शन फोर्सेस का, या उनके जुड़ने की जो घटना है वो हम केमिकल बॉन्डिंग के अंदर डिटेल में पढ़ेंगे, और इसमें बहुत सारे केसेस आपके सामने भी आएंगे। तो मैंने सबसे प्राइमरी लेवल की जो बात की वो क्या बताई कि केमिकल बॉन्डिंग का लिटरल मीनिंग क्या है, और मीनिंग हमने ये निकाला, this is the combination of two atom or molecules or ions or any other chemical species is known as chemical bonding। तो हम यहाँ पे जो पॉइंटेड बात कर रहे थे वो क्या थे, एटम का जुड़ना या मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन। तो कैसे हो रहा है उसको मैंने यहाँ पे एक बात दिखा दी, लेकिन ये तो मैंने मोटे तौर पे एक जनरल बात समझा दी आपको, इसमें साइंस का भी कोई रोल अभी आपको दिखा नहीं। अब हम सबसे पहले इस बात पे फोकस करेंगे कि दोनों एटम अगर आइसोलेट हैं तो वो आखिर जुड़ना ही क्यों चाहेंगे, है ना। ऐसे बिना लॉजिक, बिना फायदे के तो कोई कुछ काम नहीं करेगा, है ना। तो अब हमारा मेन फोकस ये है कि दो एटम जो कि आइसोलेट थे, जिनका आपस में कोई लेना देना नहीं था, बट वो आपस में मिलेंगे क्यों, ठीक है ना। तो उस पे हम बहुत स्पेसिफिक काम करने जा रहे हैं। अब दो एटम के कॉम्बिनेशन का मतलब मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूं कि हम क्यों ऐसा मानते हैं कि दो एटम जुड़ेंगे, ठीक है। तो उस पर रहता है। तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कॉम्बिनेशन ऑफ टू एटम। अच्छा, मैं इस टॉपिक को समझाने से पहले, इस स्टेप में आगे बढ़ने से पहले हम एक काम कर दें, पहले मैं कुछ जनरल बातें आपको यहाँ पे समझाता हूँ। जैसे प्लस Q1 एक चार्ज है और वो r डिस्टेंस पर एक Q2 चार्ज है, और दोनों के बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, जो कूलम्स अट्रैक्शन लॉ, कूलम्स लॉ है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दो चार्जेस के बीच क्या होता है वो आपको पता है, 1/4πε0 Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। मेरे ख्याल से सबको ये बात पता है, बट मैं एक बार दोबारा से समझा रहा हूँ क्योंकि इसका यूज हम लोग बहुत करेंगे।
तो कोई भी दो चार्जेस हैं, अपोजिट साइन के रहे तो अट्रैक्शन होगा। तो एक Q1 चार्ज है, दूसरा Q2 चार्ज है, दोनों r डिस्टेंस पे हैं, दोनों के बीच एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, और इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में की जो वैल्यू है वो F इक्वल टू 1/4πε0, ये कॉन्स्टेंट है, Q1 Q2 बाई r स्क्वायर मतलब डिस्टेंस बिटवीन बोथ चार्जेस। ठीक है, ये हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पढ़ा है। साथ ही साथ एक और टर्म है इसी में, और वो है पोटेंशियल एनर्जी। इसके बारे में हम थोड़ा और डिटेल पे बात करेंगे, हालांकि फिजिक्स का पार्ट है, आपको आगे चल के पढ़ाया जाएगा डिटेल में। कुछ एटॉमिक में भी आपने इसकी बात की है। पोटेंशियल एनर्जी है क्या, वो जरा समझिए। आपके पास एक Q1 चार्ज है, ठीक है, और एक दूसरा Q2 चार्ज होगा, और ये अभी इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है। किस डिस्टेंस पे होगा? इनफाइनाइट डिस्टेंस पे। और किसी इनफाइनाइट से एक चार्ज को इसके पास तक हम लगातार इसको पास में अप्रोच करा रहे हैं, और इसके पास में r डिस्टेंस तक लाने पर एक नया सिस्टम आपने बना दिया दोनों चार्जेस के बीच। और ये जो नया सिस्टम फ्रेम होता है, इनफाइनाइट से दूसरे चार्ज को इसकी r डिस्टेंस तक लाने पर जितनी एनर्जी रिलीज्ड होती है, मैं फिर रिपीट कर दूं, एनर्जी रिलीज्ड होती है, उसी एनर्जी को हम नाम देते हैं पोटेंशियल एनर्जी। और इसको हम लोग U से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला भी डायरेक्ट अभी आपको समझा दिया जा रहा है, 1/4πε0 Q1 Q2 बाई r। ये पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है। अब जरा मेरी बात समझिएगा ध्यान से। मैंने क्या बात बोली? आपके पास एक प्लस चार्ज था, दूसरा अपोजिट माइनस में चार्ज था। इनफाइनाइट से आप पास में लाते जा रहे हैं लगातार, जैसे मैं यहाँ पे खड़ा हूं, और एक बाहर से दूसरा कोई चार्ज, मैं एक चार्ज बॉडी की तरह मान लो, दूसरा एक चार्ज आ रहा है, इनफाइनाइट डिस्टेंस आ रहा है, लगातार पास में आ रहा है, और पास में आते आते क्लोजेस्ट डिस्टेंस तक अगर वो आ जाता है, तो r डिस्टेंस पर जब Q1 Q2 आ जाएंगे तो एक सिस्टम बन गया, एक नया सिस्टम फ्रेम हो गया। और इस सिस्टम के बनने पर इनफाइनाइट से यहां तक लाने पे जो चार्ज आपको, जो एनर्जी मिलेगी, ये बात ध्यान रखिएगा, एनर्जी रिलीज्ड होगी। क्यों होगी? क्योंकि दोनों अपोजिट चार्जेस हैं, तो आपको एनर्जी रिलीज होगी, क्योंकि अट्रैक्शन हो रहा है। यहीं पर अगर दोनों सेम चार्ज होते तो आपको इन्फिनिटी से जो चार्ज आ रहा था उसको यहां तक लाने में वर्क डन करना पड़ता, आपको मेहनत करनी पड़ती। क्यों? क्योंकि उसका जो नेचर है वो ऐसा नहीं है, क्योंकि सेम चार्ज से दूर होगा, तो आपको वो वर्क डन करना पड़ता। तो उस केस में पोटेंशियल एनर्जी कैसा होता? पॉजिटिव होता। समझ गए बात? तो इन्फिनिटी से चूंकि नेगेटिव चार्ज था तो जो यहां तक लाने में जो आपको एनर्जी रिलीज हुई है, दरअसल दिस इज नोन एज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। दिस इज द अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन Q1 Q2 एंड दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ Q1 Q2 बिटवीन द Q1 Q2। ये दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैंने इसलिए यहाँ पे बताया क्योंकि जितनी चीजें मैं आगे बताऊंगा आपको, उसमें दोनों चीजों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। मैं फिर रिपीट कर दूं, किन्हीं भी दो चार्जेस के बीच जो कि r डिस्टेंस पर है, उनके बीच एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, और उस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को निकालने का फॉर्मूला जो है वो कूलम्स लॉ है, F इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 बाई r स्क्वायर। ठीक है, साथ ही साथ जो पोटेंशियल एनर्जी होता है वो डायरेक्ट कैसे आता है? माइनस का 1/4πε0 Q1 Q2 बाई r। यहाँ माइनस फिक्स नहीं होगा, अगर आप सेम चार्ज को रख रहे होंगे तो वहीं पे प्लस हो जाएगा। लेकिन चूंकि बेसिकली डिफाइन ये किया जाता है कि इनफाइनाइट से चार्ज को आप ला रहे हैं, अपोजिट चार्ज है, तो इनफाइनाइट से जब आप Q1 के पास लाएंगे तो जितना वर्क डन आपको मिलेगा, बल्कि यानी हीट रिलीज होगी, उसको हम लोग नाम देते हैं पोटेंशियल एनर्जी। अगर सेम चार्ज होगा तो उस कंडीशन में आपको वर्क डन करना पड़ेगा। तो ये मोटे तौर पे जो बातें हैं वो मैंने यहाँ पे समझा दी, इनका यूज आप लगातार करते रहेंगे। अब मैं जरा इस पे आता हूँ, कॉम्बिनेशन ऑफ टू एटम की जब आप बात करते हैं तो यहाँ मेरे पास एक आइसोलेट एटम है A, और यहाँ पे एक दूसरा एटम है जो A ही है, मैंने अलग एटम नहीं लिया है, और ये दोनों एटम अभी r इक्वल टू इनफाइनाइट डिस्टेंस पर है। ठीक है, यानी दोनों आइसोलेट एटम है, ये हम बोल सकते हैं।
एक चीज जरा समझिएगा, ये जो एटम है ये भी एक तरीके से क्या है, चार्ज स्पीसीज होते हैं ना। आप बोल सकते हैं ये Q1 चार्ज है, ये Q2 चार्ज है, जेड इफेक्टिव होता है इसके अंदर। तो एक चीज जरा समझिए अगर ये इंफिनिटिव पे, इस पे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है, इस पे भी चार्ज है, तो हालांकि शुरुआत में क्या होगा, ये जैसे से अप्रोच करेगा तो क्या आपको अपने से ये प्रोसेस होगा या नहीं होगा, पहले उसको समझा जाए। तो ऐसा नहीं है, अगर ये बहुत इनफाइनाइट पे है तो मान लीजिए हमने थोड़ा अपने से एफर्ट किया और इसको पास में ले आए, तो जब ये हम पास में लाएंगे तो इसके इलेक्ट्रॉन जो होंगे, और इसके भी इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन पे होता है नेगेटिव चार्ज, जो कि इसके न्यूक्लियस के थ्रू क्या होगा, पार्शियली कुछ अट्रैक्ट हो रहा होगा, और इसी तरह से इसके जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो इसके न्यूक्लियस से अट्रैक्ट होंगे। तो कुल मिला के कुछ हद तक अट्रैक्शन फोर्स भी आएगा, लेकिन डोमिनेंट क्या करता है, पॉजिटिव चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो आप ये नहीं बोल सकते हैं कि अपने से हो रहा होगा, कुछ एफर्ट जरूर करना होगा हमें। लेकिन हाँ ये बात है कि जब ये पास में आएंगे तो ओवरऑल इन दोनों के अट्रैक्शन फोर्स से ही, अट्रैक्शन फोर्स, और कौन सा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के थ्रू ये क्या होंगे, पास में आने लगेंगे। और जब ये पास में आ जाएंगे तो कैसे पास में हुए, ये पास में आए और दोनों एक क्लोजेस्ट डिस्टेंस पे आ गए, और उसी समय ये मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हो गया। तो हम जो अभी बात कर रहे हैं कि दो एटम पास में अगर आते हैं तो उनके पीछे का क्या लॉजिक, क्या है, साइंटिफिक लॉजिक क्या है। तो अभी दो टाइप के लॉजिक पे हम बात करेंगे। एक पहला लॉजिक है जो फिजिक्स के हिसाब से हम लोग चलते हैं। फिजिक्स का मतलब क्या है, यानी एनर्जी कंजर्वेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो फिजिक्स एक्सप्लेन करेगा एनर्जी के बेसिस पे कि ये प्रोसेस क्यों स्पॉन्टेनियस है, ये क्यों ऐसा हो रहा है कि दो एटम आपस में जुड़ रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ हमें दो एटम के कंबाइन करने का केमिकल रीजन भी जानना होगा, जो कि ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि हम केमिस्ट्री से ही बात करेंगे। तो हम उस पर बाद में आएंगे। हम सबसे पहले ये बात समझेंगे कि दो एटम जो आपने जोड़े हैं वो क्यों जुड़ रहे हैं, उसके जुड़ने पे एनर्जी का क्या रोल है, एनर्जी किस तरह से रिलेट होती है। तो उसको हम लोग अब और डिटेल पे समझते हैं। हालांकि मोटे तौर पे आप समझ गए, इसका यूज करते रहिएगा। मैं इसको जरा रफ कर देता हूँ और मैं इसके और एक्सप्लेनेशन पे जाता हूँ। मैं यहाँ पे एक बात समझा देता हूँ अभी आपको। हम यहाँ पे कर क्या रहे हैं, हम यहाँ पे ये एक्सप्लेन करने जा रहे हैं कि दो एटम जो कि इनफाइनाइट डिस्टेंस पे थे और वो पास में आते हैं, मिनिमम डिस्टेंस पे वो प्रेजेंट हो जाते हैं, जिसके बाद वो मॉलिक्यूल कहलाता है, जो नया सिस्टम बनता है। तो ये प्रोसेस होने में एनर्जी का क्या रोल है, एनर्जी यानी पोटेंशियल एनर्जी का क्या रोल होगा, उस पर हम एक्सप्लेनेशन देने जा रहे हैं। ठीक है, तो आपको ये बात पता है कि U इज इक्वल टू माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R। तो ये पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है। ठीक है, मैंने ये माना है क्योंकि अट्रैक्शन फोर्स के थ्रू अपने आप ये एटम दोनों आ जाएंगे, तो निगेटिव एनर्जी आपको यानी हीट बाहर होगी। ठीक, अब जरा मेरी बात समझिएगा। जब ये दोनों एटम इनफाइनाइट डिस्टेंस पे थे, R इक्वल टू इन्फिनिटी था, तो U की वैल्यू क्या आएगी, 0। ये पहला केस। और उस केस में ये दोनों एटम इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है, एक एटम A, दूसरा भी एटम A। तो जब आपने इनिशियली देखा, जब दोनों एटम के बीच कोई रिलेशन नहीं था, तब वो दोनों इनफाइनाइट डिस्टेंस पे थे, और उस कंडीशन में सिस्टम की जो पोटेंशियल एनर्जी थी वो क्या थी, 0 थी। लेकिन जैसे जैसे आप R की वैल्यू को डिक्रीज करेंगे, कम करेंगे, लगातार अप्रोच करेगा ये, तो अगर ये R की वैल्यू लगातार कम होगी तो U की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ज्यादा, इंक्रीज करेगी। लेकिन U की वैल्यू का इंक्रीज करने का मतलब माइनस में होगा,
और माइनस में इंक्रीज करने का मतलब डिक्रीज करना। मैं फिर रिपीट कर दूं, जैसे दो एटम इनफाइनाइट डिस्टेंस पे थे तो उस समय आर मैक्सिमम था, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या था, 0 था। जैसे जैसे आर की वैल्यू लगातार कम होगी, आर की वैल्यू कम होने का मतलब फॉर्मूले के हिसाब से यू की वैल्यू का ज्यादा होना, और ज्यादा अगर होगा तो वो किस में होगा, माइनस में ज्यादा होगा। माइनस में ज्यादा होने का मतलब लगातार कम होना। तो ये बात जरा समझिएगा। तो जैसे आर की वैल्यू डिक्रीज करेगी तो यू की वैल्यू भी डिक्रीज करने लगेगी। ये बात ध्यान रखिएगा, नेगेटिव है इसलिए। अब ये नेगेटिव होने का मतलब और लगातार कम होगा, जैसे से आप बात कर रहे हैं तो यू की वैल्यू लगातार कम होगी। तो क्या जैसे दोनों एटम आए पास में, आर कम होता जा रहा है, आर कम होता जा रहा है, और एक बहुत क्लोजेस्ट डिस्टेंस पे आने के बाद फिर उन दोनों के बीच रिपल्शन फोर्स डोमिनेंट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अब उनके न्यूक्लियस क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। अभी तक जो अट्रैक्शन फोर्स था वो किसके कारण था, एक के इलेक्ट्रॉन दूसरे के न्यूक्लियस के थ्रू अट्रैक्ट हो रहे थे और इसके न्यूक्लियस से वो दूसरे के इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट हो रहे थे। तो म्यूचुअल जो अट्रैक्शन था इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस का, उससे वो दोनों एटम पास तो आ रहे थे, अट्रैक्शन फोर्स के थ्रू पास तो आए, लेकिन एक क्लोजेस्ट डिस्टेंस तक, यानी एक डिस्टेंस पे आने के बाद वो दोनों रुक जाते हैं, और उनके रुकने के बाद फिर वो रिपेल करते हैं। तो रिपेल क्यों कर रहे हैं, क्योंकि फिर वहां पे इंटर न्यूक्लियर रिपल्शन जैसा टर्म आ जाता है। अब मैं जब बात बोल रहा हूं कि इंटर न्यूक्लियर रिपल्शन क्या है, तो इंटर न्यूक्लियर रिपल्शन का मतलब दोनों एटम के न्यूक्लियस भी हैं और उन न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज है, और वो अगर वो सेम चार्ज होगा तो उनके बीच रिपल्शन स्टार्ट हो जाएगा। तो जब तक अट्रैक्शन फोर्स था, एनर्जी लगातार क्या हो रही थी, पोटेंशियल एनर्जी लगातार कम हो रही थी। लेकिन जैसे ही रिपल्शन होने लगेगा तो फिर एनर्जी लगातार बढ़ने लगेगी। लेकिन रिपल्शन का मतलब ये नहीं कि फिर बिल्कुल वहीं पे पहुंच जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। लेकिन हाँ, डोमिनेंट फॉर्म में एक अट्रैक्शन आते आते क्लोजेस्ट डिस्टेंस फिक्स हो जाएगी, और फिर वही जो डिस्टेंस फिक्स हो जाती है उसी टाइम पर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हो जाता है। तो कुल मिला के जब आप ग्राफिकल एनालिसिस करेंगे तो एक ग्राफ में ड्रॉ कर रहा हूं, ग्राफ बिटवीन पोटेंशियल एनर्जी एंड डिस्टेंस बिटवीन बोथ एटम। इसको ग्राफिकली जरा समझिएगा, इससे बहुत सारी चीजें एक्सप्लेन होती हैं। अब ये ग्राफ किस तरह का आता है मैं इसको यहां पे समझाता हूं। ये ग्राफ, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी है, आर पे डिस्टेंस है, ये ओरिजिन है 0, और यहाँ पे मैंने अभी माना ये दोनों एटम है और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस आर इक्वल टू इन्फिनिटी। तो जब इन्फिनिटी होगी तब यू की वैल्यू यहीं पे 0 होगी, लेकिन लगातार जैसे से आप कम करते जाओगे तो ये ग्राफ कुछ इस तरह का आ जाएगा, ऐसा। इसको जरा समझिएगा। और इस पॉइंट पे ये आके यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, U। तो ये अब मैं जरा यहाँ पे समझाता हूँ। U की वैल्यू यहाँ क्या है, 0, लगातार यहाँ पे क्या हो रही, डिक्रीज होती जा रही। ये पॉइंट लगातार आप देख रहे हो लगातार नीचे आ रहा है, और डिक्रीज होते होते यहाँ पे मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी आ गई। अच्छा, यहां तक क्या हो रहा होगा, दोनों एटम के बीच अट्रैक्शन फोर्स हो रहा है, और अट्रैक्शन के कारण लगातार पोटेंशियल एनर्जी डाउन हो रही थी, लेकिन यहां पर आने के बाद फिर सडन ऊपर होने लगा। अच्छा, ये ऊपर कहां तक है, ये हाइपोथेटिकल है, पॉजिटिव होने लगा और ये फिर इंक्रीज करने लगा। तो आप ये बोल सकते हो कि इस पॉइंट पर क्या है, मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी है। जिस टाइम पे मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी होता है उस समय दोनों एटम के बीच एक क्लोजेस्ट अप्रोच होता है, और इसी जगह मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हो जाता है। मतलब किसी भी मॉलिक्यूल के बनने में जिस समय वो मॉलिक्यूल बना होता है उस समय सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी मिनिमाइज होती है, और ये तो हर एक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे, कोई भी अपने आप को मैक्सिमम स्टेबल कब मानता है, जब उसकी एनर्जी क्या होगी, सबसे कम, एनर्जी बहुत ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो ये एक रिवर्स वाली बात है कि जिसकी एनर्जी बहुत ज्यादा होती है वो स्टेबल नहीं होता है,
और जिसकी एनर्जी कम होती है वो स्टेबल होता है। जैसे आप ऐसे समझ लीजिए, जब हम यंग होते हैं बहुत एनर्जी रहता है तो हम एक जगह नहीं रुकते हैं, आज यहाँ भागना उधर भाग दौड़ बहुत तरीके से पूरी लाइफ को अपने अच्छे से मेंटेन करने के लिए, स्टेबल करने के लिए आप क्या करते हैं, लगातार इधर उधर दौड़ते भागते हैं। लेकिन एक टाइम पर जब हम सब कुछ गेन कर लेते हैं मान लीजिए लाइफ में, तो उस जगह हम स्टेबल हो जाते हैं, फिर उसमें हमारे पास एनर्जी बचती नहीं, हम एजेड हो गए, तो फिर क्या बोलते हैं घर के लोग कि बस ठीक है हमारा तो हो गया, अब ये नए लोग देखें। तो यही बात है यहाँ पे कि जब एनर्जी बहुत ज्यादा होगी तो उस समय स्टेबिलिटी कम होगी, और जब स्टेबिलिटी ज्यादा है तो उस समय एनर्जी कम होगी। ठीक है तो हमने यहाँ पे देखा जिस समय मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है तो उस समय सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी मिनिमाइज होगी, उस समय सबसे कम पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो सबसे बहुत पहला बेसिक क्वेश्चन तो यही बन जाता है कि अगर आपसे पूछा जाए कि मॉलिक्यूल फॉर्मेशन के दौरान सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी क्या है, तो आप बोलेंगे मिनिमम है, वैल्यू नहीं बताएंगे, मिनिमम होता है ये हम बोल सकते हैं। और जिस समय हम दो एटम को सेपरेट रखते हैं उस समय पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है। ठीक है, यानी 0। अच्छा, अब बात मेरी समझिएगा, इस पे ग्राफ से बहुत सारी चीजें यहाँ पे सामने आ रही हैं। ये ग्राफ कैसे बना है, वो इस इक्वेशन से लेकर बना है। लगातार r की वैल्यू को आप कम कर रहे थे तो u की वैल्यू भी बढ़ जाएगी, बढ़ने पे माइनस पे बढ़ रही थी, इसलिए हमने लगातार ग्राफ को नीचे दिखाया। अब जरा मेरी बात समझिए, यहां पर इस पॉइंट पे मॉलिक्यूल में जो क्लोजेस्ट डिस्टेंस है, क्लोजेस्ट डिस्टेंस between two atom during formation of molecule is known as bond length। क्या नाम दिया जाता है, बॉन्ड लेंथ। यानी r की जो वैल्यू होगी इसको हम लोग नाम क्या दे देंगे, बॉन्ड लेंथ। आपने सब सुना है, बॉन्ड लेंथ तो वही होगा, दो एटम के बीच जो क्लोजेस्ट डिस्टेंस होगी उसी को हम लोग नाम देते हैं बॉन्ड लेंथ। ठीक है, तो ये बात तो समझ में आनी चाहिए आपको कि बॉन्ड लेंथ का मतलब क्या है। इसी तरह से मैं छोटे छोटे पॉइंट्स पे और एक्सप्लेन कर देता हूँ यहाँ पे। तो इस ग्राफ का अपना बहुत इंपॉर्टेंस है, और ये ग्राफ फिजिकली ये बता रहा है, फिजिक्स से एनर्जी कंजर्वेशन के रूल के हिसाब से बता रहा है कि दो एटम आप क्यों जोड़ते हैं, दो एटम के जोड़ने के पीछे का एनर्जी का जो रूल है कंजर्वेशन का वो किस तरह से फॉलो होता है। एक चीज और, पोटेंशियल जी U 0 था और यहां से यहां आते तक जितना कम हो गया, ये जो डिक्रीज किया है, इस एनर्जी के गैप को ही आप नाम देते हैं बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। क्या नाम देते हैं, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। बिल्कुल सिंपल बात है, यहां पर अगर कोई मॉलिक्यूल है तो उस समय यहां पर अगर हम एनर्जी में हैं तो दोनों एटम के बीच कॉम्बिनेशन है यानी मॉलिक्यूल बना है, और अगर आपको यहां पे पहुंचना है यानी इसी पे और इतनी एनर्जी आपने दे दी तो उस कंडीशन में दोनों एटम सेपरेट हो गए। आप बॉन्ड एनर्जी यही तो बोलते हैं कि एनर्जी रिक्वायर्ड टू डिसोसिएट बॉन्ड। एनर्जी रिक्वायर्ड टू डिसोसिएट बॉन्ड का मतलब क्या है कि दोनों एटम सेपरेट हो जाए। तो सेपरेट होने पे हम लोग उसको आइसोलेट कर देते हैं, और अगर उसी को जोड़ दिया जाए तो जो एनर्जी रिलीज हो गई वही क्या है, वो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी हो गई। तो दोनों तरीके से आप उसको समझ सकते हैं। तो दो बातें यहां पे आपने ग्राफ से निकाल ली, क्या, एक तो बॉन्ड लेंथ क्या है, दो एटम जो कि आइसोलेट थे लगातार पास में आ रहे थे और आते आते क्लोजेस्ट डिस्टेंस पर जिस समय पहुंचेंगे तो उस क्लोजेस्ट डिस्टेंस को ही आप नाम देते हैं बॉन्ड लेंथ। ठीक है, और बॉन्ड एनर्जी क्या है, फ्रॉम द बिगिनिंग, यानी जब वो आइसोलेट थे उस समय जो पोटेंशियल एनर्जी और जिस समय मॉलिक्यूल बन गया उस समय जो पोटेंशियल एनर्जी था, उन दोनों का जो गैप होगा, जो चेंज होगा एनर्जी का, दिस इज कॉल्ड बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। एक चीज जरा यहां पे हम लोग और समझें, अगर मैं इसी ग्राफ की बात करूं, जिस भी ग्राफ में ये डिप जितना ज्यादा नीचे आ जाए, अगर ग्राफ में ये डिप जितना नीचे आ रहा है, कर्व जितना नीचे आएगा, इसका मतलब क्या होगा कि बॉन्ड एनर्जी उतनी ज्यादा होगी, और बॉन्ड एनर्जी अगर उतनी ज्यादा है तो उसका मतलब क्या निकला कि वो बॉन्ड बहुत ही स्ट्रॉन्गर होगा, बॉन्ड
यही मतलब हुआ। बॉन्ड एनर्जी अगर किसी भी बॉन्ड की ज्यादा है तो इसका मतलब जो बना हुआ बॉन्ड है वो उतना ही स्ट्रॉन्गर होगा। तो ये भी बात आपको यहां से ग्राफिकली रिलेट कर सकते हैं आप। मतलब मैं ऐसे समझा रहा हूं, एक ग्राफ ये आ गया, ठीक है, यहां पे मैंने इस पॉइंट पे बॉन्ड एनर्जी दिखा दी, और मैं एक ग्राफ अगर मैं इस तरह से ड्रॉ कर दूं ये, और यहां पे मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी आ गई। अब मैं इसको समझा रहा हूं, तो एक चीज जरा समझिएगा, ये पोटेंशियल एनर्जी है, एक ये है। मान लीजिए मैंने ये वाला जो ग्राफ है वो x और y के बीच बॉन्ड बना है, दो एटम है x और y, उनके बीच बॉन्ड बना, और मैंने ये जो ग्राफ बनाया है वो y और z के बीच एक ग्राफ बनाया है। तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या है, कम, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी सॉरी ज्यादा है बल्कि। तो आप देखो अगर, तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी किसकी ज्यादा होगी, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी की अगर हम बात करें तो देखा जाए तो ये एक्स वाई वाले की क्या होगी, ज्यादा है, एक्स वाई वाले की बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू वाई जेड। इसका मतलब बॉन्ड स्ट्रेंथ किसका ज्यादा है, इसी का, एक्स वाई का। मतलब एक्स वाई बॉन्ड को अगर आपको ब्रेक करना है तो ज्यादा एनर्जी चाहिए एज कंपेयर टू वाई जेड। क्यों ऐसा हो रहा है? अच्छा, इसको इसको बॉन्ड लेंथ से भी रिलेट करिएगा। जिसका बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगा उसका डिस्टेंस देखो यहां से क्या है, कम, और ये ग्राफ यहां आना चाहिए। अब ये नहीं कि ये यहां पे बनता रहे और इधर ये इसको भी इधर ले आओ, ऐसा नहीं करिएगा। तो ये जो डिस्टेंस है, ये वाली पॉइंट, ये किसी r1 मान लीजिए आप, और यहां से आप r2 मान लीजिए। तो r1 r2 क्या है, r1 इज द बॉन्ड लेंथ ऑफ xy, xy के बीच की बॉन्ड लेंथ है, और yz क्या है, yz है सॉरी r2 क्या है, yz के बीच का बॉन्ड लेंथ। तो इस तरह से पूरा का पूरा ग्राफिकल बात भी यहाँ पे बन सकती है। अब इस तरह के मान लीजिए मैंने तीन कर्व बना दिए इस तरह के, जैसे दो बनाए हैं, तीन बना दिए, और इनमें सब में पॉइंट लिख दिया और पूछ दिया कि एक्स वाई, वाई जेड और जेड एक्स, तीन अलग अलग बॉन्ड आपने बनाए हैं, कौन बॉन्ड एनर्जी ज्यादा है, किसका कम है, किसका बॉन्ड लेंथ ज्यादा है, किसका बॉन्ड लेंथ कम है। बहुत सारे ग्राफिकल क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं। अच्छा, इसी को ही जेई बोलते हैं। एडवांस जेई का कोई टॉपिक नहीं होता है, आपके सोचने का जो तरीका है ना वो जेई एडवांस होता है। टॉपिक दरअसल देखे जाए तो जेई मेंस हो, एडवांस हो, इंजीनियरिंग हो, कोई भी एग्जाम हो, सब में बॉन्डिंग ही होता है। लेकिन हमारे सोचने के तरीके, हमारे अप्रोच के तरीके से एग्जाम का लेवल अलग अलग बदल जाता है। तो जब हम ये केवल इतना पढ़ के काम खत्म कर दें तो ये आपके लिए बहुत सिंपल हो सकता है, लेकिन अगर आप इसी को इस तरह से एनालाइज करें, काफी देर तक उस पर स्टे करें, जो टॉपिक आप पढ़ रहे हैं उसको एनालाइज करिए कि ये क्या है, ये ओवरऑल बताना क्या चाहता है ये टॉपिक, इस पर क्या क्या चीजें हम संभाल सकते हैं, तब ये टॉपिक अपने आप में एक अलग लेवल पे चला जाता है। ठीक है, तो फिलहाल केमिकल बॉन्डिंग में अभी आपने सबसे पहला पॉइंट ये पढ़ा कि कॉम्बिनेशन ऑफ द टू एटम, यानी फॉर्मेशन ऑफ द मॉलिक्यूल में एनर्जी का अपना क्या रोल होता है, एनर्जी जो पोटेंशियल एनर्जी होती है सिस्टम की उसका किस तरह से रोल होगा, वो हम लोग यहाँ पे आज देख पाए। अच्छा, ये बात तो एनर्जी के हिसाब से आप समझ गए। अभी यहाँ पे केमिस्ट्री जैसा कुछ बहुत खास नहीं हुआ, ये पूरा का पूरा एक तरीके से फिजिक्स वाले कॉन्सेप्ट हैं, जहां दो चार्जेस की बात कर रहे थे हम लोग। बस इतना था कि उन चार्ज की जगह हम लोग एटम ले रहे थे, तो इतना ही केमिस्ट्री के नाम पे इतना ही चल रहा था। बट अब हमारा पूरा फोकस होगा केमिकल कॉम्बिनेशन तो जो हो रहा है उसमें केमिस्ट्री का अपना क्या रोल है, केमिकल जो रूल्स हैं उनमें क्या हम समझ पाएंगे कि दो एटम क्यों जुड़ते हैं, उसके पीछे का लॉजिक क्या है। साइंस के बेसिक पे आपने लॉजिक तो सीख लिया है, ठीक है। तो अब हम दूसरे वाले पार्ट पे भी आते हैं। तो अब हम बात दो एटम के जुड़ने पर जो केमिकल का लॉजिक है, केमिस्ट्री में जो लॉजिक है उस पर बात करने जा रहे हैं, ठीक है।
चलिए, तो अब हम बात ये कर रहे हैं कि अगर दो एटम को आप कंबाइन कर रहे हैं और दो एटम कंबाइन होकर मॉलिक्यूल बनते हैं तो उसके पीछे का कोई केमिकल रीजन क्या है। जैसा कि आपने साइंस के हिसाब से एनर्जी कंजर्वेशन का तो रूल समझ लिया कि दोनों के जुड़ने के पीछे का लॉजिक ये है कि जिस समय मॉलिक्यूल बनता है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी जो होगी वो मिनिमम होती है, और मिनिमम अगर पोटेंशियल एनर्जी होगी तो उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा हो जाती है, यानी कुल मिला के स्टेबिलिटी के कारण होता है। ठीक है। तो अब हम बात जो कर रहे हैं वो केमिकल रीजंस के बारे में बात कर रहे हैं, और ये अगेन ये सब ऐसी चीजें हैं जो आपने पहले पढ़ी हैं या सुनी जरूर है, बट बहुत रैंडम पढ़ी हैं या कहीं पे कोई लाइन सुन ली आपने और कहीं ना कहीं उसको आप कनेक्ट नहीं कर पाते। तो आज जो कुछ आप करेंगे बहुत स्टेप वाइज आपको सीखना है चीजें एक एक करके। तो हम केमिकल जो रीजंस हैं दो एटम के कॉम्बिनेशन पे उसकी बात कर रहे हैं। उसकी बात करने से पहले हम लोग एक बात और समझ लें कि पूरे पीरियोडिक टेबल के अंदर आपके पास बहुत सारे डिफरेंट एलिमेंट हैं। तो अगर हम उन एलिमेंट्स की स्टेबिलिटी की बात करें कि कौन ज़्यादा स्टेबल रहता है, तो हमने ये पाया है कि जो इनर्ट गैसेज होती है, इनर्ट गैस में हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, ये सब आपको पता है। तो ये सब जो गैसें हैं वो ज़्यादातर अपने आप को स्टेबल मानते हैं, या स्टेबल हम मानते क्यों हैं? क्योंकि वो किसी दूसरे एटम से रिएक्शन करने का कोई मतलब नहीं होता, या वो एटम किसी दूसरे एटम से कंबाइंड नहीं होते। और अगर कंबाइंड नहीं है तो उसका मतलब वो अपने आइसोलेशन में ही क्या है, स्टेबल है, वो अपने आप को अलग ही रखना चाहते हैं। तो फिर जब ये पता चला, एक तरीके से हमने ये रेफरेंस मान लिया कि हमारे पीरियोडिक टेबल के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं उनमें जो मोस्ट स्टेबल फॉर्म है वो कौन सा है, इनर्ट गैसेज है। और हमने क्यों ऐसा आधार माना है? क्योंकि दूसरे के साथ वो कभी कंबाइन नहीं करता है, तो मतलब वो स्टेबल जोन है। अब जब ये माना गया कि इनर्ट गैस स्टेबल है, तो फिर उसके पीछे का लॉजिक क्या है? उसके पीछे का लॉजिक ये है कि उनके जो वैलेंस सेल है वो कंप्लीटली फिल्ड होते हैं। चाहे वो हीलियम की बात आप करें तो उसमें 2 इलेक्ट्रॉन जो शेल है उसका कंप्लीट फिल्ड होता है। नियॉन की बात करें तो उसमें लास्ट में 8 है। आर्गन पे बात करें 18 है। इस तरह से जितनी भी इनर्ट गैसें हैं उनके जो वैलेंस सेल हैं वो कंप्लीटली फिल्ड होते हैं। मतलब इलेक्ट्रॉन्स का कोई लेना देना उन एटम्स को नहीं होता है। मतलब ना तो वो इलेक्ट्रॉन्स बाहर करना चाहते हैं, ना ही इलेक्ट्रॉन लेना चाहते हैं। तो अगर उनका लेना देना किसी तरह का इलेक्ट्रॉन का नहीं है तो वो एक स्टेबल जोन पे है। अच्छा, तो ये क्या हुआ? पीरियोडिक टेबल के अंदर जितने एलिमेंट्स हुए उनको एक तरीके से देखा जाए, ये टारगेट मिल गया कि अगर आपको स्टेबल होना है तो क्या करना होगा? तो हमें कुछ इनर्ट गैसेस की तरह अपने कॉन्फ़िगरेशन को करना होगा। ये उनका एम हो गया। ये मैं ऐसे समझा दूं, जैसे हम जिस सोसाइटी में रहते हैं, हम जिस एरिया में रह रहे हैं, हम लोग जिस वर्ड में हैं, वहाँ क्या है, बहुत सारे रेफरेंस फ्रेम है ना। हर एक के आसपास के हिसाब से एक रेफरेंस फ्रेम बन जाता है। आप सब यूथ हैं, आप स्टूडेंट्स हैं, तो आपके दिमाग में कहीं ना कहीं एक टारगेट सेट हो जाता है। किस तरह का? जो आसपास के आपके मिलने जुलने वाले आपके बड़े हैं या फ्रेंड्स हैं बहुत सारे, तो उनके जो सक्सेस प्लान है, जिस तरह से वो आईआईटी में गए या कोई डॉक्टर बन गया या बहुत सारे अलग अलग पोस्ट में चले गए, कोई आईएएस बन गया, तो क्या होता है, आपके दिमाग पे उनकी उस पोजीशन को लेकर एक स्टेबिलिटी सेट हो जाती है। तो आपका एक टारगेट क्या बन जाता है कि अगर हमें स्टेबल बनना है उनकी तरह तो हमें ये करना होगा, बन जाता ना। तो अब उसके लिए आप क्या करते हैं? ऑब्वियसली आप एक अच्छा पढ़ाई के लेवल पे आप आगे काम कर रहे होते हैं, अपने मेहनत पे बहुत सारा काम करने लगते हैं, यानी बहुत सारे तरीके से आप उस स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन जो उस आपके बड़े सीनियर्स ने पाई होती है आसपास के लोगों को, तो वो आपके माइंड में एक एजेंडा सेट हो जाता है कि अगर हमें बनना है तो हमें ऐसे बनना होगा।
तो उसी तरह से, और वो क्यों बनना होगा? क्योंकि स्टेबल होना चाहते हैं आप। बिल्कुल सिमिलर केस है कि बहुत सारे एलिमेंट जिनके पास इनर्ट गैसेज हैं, उनकी तरह का कन्फ्यूजन करने की एक इच्छा हो जाती है। तो हर एक एटम, हर एक एलिमेंट ये कोशिश करेगा कि हमारा जो वैलेंस शेल है वो कंप्लीटली फिल्ड हो जाए, और इसी रूल को हम एक नया नाम देते हैं ऑक्टेट रूल। बात समझ आ गई? हालांकि ऑक्टेट का मतलब 8 से होता है, और 8 मतलब हर एक एटम ये चाहेगा कि उसका वैलेंस शेल जो हो, वैलेंस शेल में कंप्लीटली फिल्ड हो। तो उसको 8 बोलना तो सही नहीं है, लेकिन हाँ 8 जनरल बात मान सकते हैं हम लोग, 2 भी हो सकता है ना। तो ये ऑक्टेट रूल है। ऑक्टेट रूल क्या है? ऑक्टेट रूल ये हो गया कि हर एक एटम, हर एक एलिमेंट पूरे पीरियोडिक टेबल में वो हमेशा ये प्रयास करेगा कि अपने वो वैलेंस शेल में कंप्लीटली फिल्ड इलेक्ट्रॉन कर ले, यानी 8 इलेक्ट्रॉन कर ले। मेजर मोटे तौर पे हम 8 इलेक्ट्रॉन की तरफ बढ़ते हैं कि वो हर एक एलिमेंट कोशिश करता है कि वो अपने वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन कर दे। दिस इज नोन एज ऑक्टेट रूल। ठीक। हालांकि आगे चल के इस पे भी बहुत सारे वेरिएशन आए, ये आपको पता है कि 8 इलेक्ट्रॉन रखने के बावजूद कुछ और एक्सेप्शंस भी इसके अंदर आ जाते हैं। तो वो मैं एक साथ बात नहीं करूंगा, अभी फिलहाल इतनी बात करें कि हमें सभी एलिमेंट्स ये कोशिश करते हैं कि हमें 8 इलेक्ट्रॉन मिल जाए और ऑक्टेट पूरा हो जाए। और अगर ऑक्टेट पूरा हो जाता है तो उसके पीछे वो एक स्टेबल जोन में चला जाता है। ठीक। तो ये हुआ केमिकल रीजन कि दो एटम कंबाइंड आखिर क्यों करते हैं? क्योंकि वो क्या करना चाहते हैं? अपने वैलेंस शेल पे 8 इलेक्ट्रॉन को लाना चाहते हैं। अब मैं दूसरे पॉइंट पे आता हूं। चाहते तो बहुत कुछ है, लेकिन वो होगा कैसे, इस पे भी बात की जाए। जैसे आपको तो पता है कि अगर हमें कहीं बनना है, कोई एग्जाम क्रैक करना है, तो हमें ये स्टेप है, ये सब्जेक्ट पढ़ने हैं, इतने मार्क्स लाने हैं, मिनिमम मार्क्स इतने चाहिए, कंपटीशन है। तो ऐसे ही इन इलेक्ट्रॉन्स के बीच क्या होगा? तो कुल मिला के अब ये एलिमेंट इलेक्ट्रॉन्स की जुगाड़ पे लग जाएंगे। कैसे? मतलब क्या है? ऐसा तो होगा नहीं कि वैलेंस में कुछ भी नहीं होगा उनके, कुछ ना कुछ होगा ही। इलेक्ट्रॉन किसी के पास ज्यादा हो सकते हैं, 8 से ज्यादा भी हो सकते हैं, किसी के पास 8 से कम हो सकते हैं। तो अब क्या होगा? वो एलिमेंट दरअसल दूसरे एलिमेंट से किस लिए मिल रहे होंगे? ताकि वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को एक्सचेंज कर सकें। यानी मिलने जुलने की बात होगी कि भाई कैसे भी हो हम उस पोजीशन में कैसे पहुंचे। तो दरअसल यहीं पे एक नया टर्म तैयार होता है, वैलेंसी। बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जिसको आपने सबने पढ़ा जरूर है। तो वैलेंसी का मतलब यहां पे मैं अब आपको समझा देता हूं। तो दरअसल यहां एक एटम ए था, दूसरा एटम बी है, और दोनों के पास ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। दोनों अपनी ऑक्टेट को पूरा ही करना है चाहते हैं, और उसके लिए तरीका क्या है कि अपने कुछ इलेक्ट्रॉन्स को, अब जरा मैं वैलेंसी को अगर डिफाइन करूं तो आप में से बहुत सारे स्टूडेंट वैलेंसी को लेकर अलग अलग तरीके की बहुत सारी डेफिनेशन देते हैं। तो मैं उसका कारण बताता हूं क्यों ऐसा देते हैं। गलत कोई नहीं है, तो पहले समझना है। तो आपसे बोला यह गया कि कोई भी एटम या एलिमेंट अपने वैलेंस शेल को ऑक्टेट रूल फॉलो कराने के लिए, यानी 8 इलेक्ट्रॉन पूरा कराने के लिए जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट करता है, मैं ये टर्म बहुत ध्यान से सुनिएगा, नंबर ऑफ अरेंज्ड इलेक्ट्रॉन बाय एन एटम टू कंप्लीट द ऑक्टेट इज नोन एज वैलेंसी। मैं इसका मतलब क्या हुआ, मैं यहां पे फिर एक बार ये वर्ड लिख देता हूं, नंबर ऑफ अरेंज इलेक्ट्रॉन बाय an atom to complete the octet is known as valency। अब ये मैं आपको अपने तरीके से समझाता हूं, जो मैंने ये डेफिनेशन बता दी आपको। किसी एक एटम के थ्रू जितने इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट किया जाता है, किसके लिए? ताकि वो अपनी ऑक्टेट को पूरा कर पाए, उसके लास्ट में 8 इलेक्ट्रॉन आ पाए। अब जरा इस बात को समझिएगा, अरेंज मैंने क्यों बोला?
अरेंज करने का मतलब इलेक्ट्रॉन को देना भी हो सकता है, किसी दूसरे एटम को दे दिए जाए, इलेक्ट्रॉन को लेना भी हो सकता है, इलेक्ट्रॉन ले भी सकते हैं, और इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग भी होती है। मतलब इस अरेंज टर्म का मतलब तीन चीजें आ गई, या तो इलेक्ट्रॉन देने की बात होगी, या इलेक्ट्रॉन लेने की बात होगी, या इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग की बात होगी। तो तीनों बातों को मैंने कॉमन वर्ड में क्या यूज कर दिया, अरेंजमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन। तो नंबर ऑफ अरेंज्ड इलेक्ट्रॉन बाय एन एटम टू कंप्लीट द ऑक्टेट इज नोन एज वैलेंसी। अब जरा बात समझिएगा यहीं पे, जब मैं वैलेंसी की बात कर रहा हूं तो यहां पे दो चीजें आ गई। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो ट्रांसफरेबल अरेंज्ड इलेक्ट्रॉन है, एक हो सकता है ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और यहां पे बात हो सकती है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। दो बातें यहीं पे मैंने अलग अलग कर दी। तो आपसे बात बोली गई कि ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन को आप नाम देते हैं इलेक्ट्रॉनिक या इलेक्ट्रोवैलेंसी। क्या नाम देते हैं, इलेक्ट्रोवैलेंसी। और ये जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसको नाम दिया जाता है कोवैलेंसी। इलेक्ट्रोवैलेंसी में भी दो बातें हैं। अगर आपने इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो आप क्या कर रहे हैं, आपने इलेक्ट्रॉन दिया तो उस पर प्लस चार्ज आ जाएगा, तो ये उसकी कैटायनिक वैलेंसी होगी। क्या नाम देंगे, कैटायनिक वैलेंसी। और अगर आपने गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन किया, यानी इलेक्ट्रॉन को गेन किया, तो आप उसको बोलेंगे कि वो एनायनिक वैलेंसी होगी। मैं सबके एग्जांपल भी देता जा रहा हूं। मैं फिर रिपीट कर दूं एक बात, हमने वैलेंसी की बात कहां से स्टार्ट की, नंबर ऑफ अरेंज इलेक्ट्रॉन बाय एन एटम टू कंप्लीट द ऑक्टेट। तो ये तो बात हो गई वैलेंसी की। अब मैं जब इलेक्ट्रॉन के अरेंजमेंट की बात आती है तो तीन बातें, पहले तो दो बातें मैं समझा दूं। एक तो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, या तो इलेक्ट्रॉन दिया जाएगा बाहर, या तो इलेक्ट्रॉन ले लिया जाएगा, या दूसरा पार्ट होगा शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहीं से दो पार्ट में वैलेंसी बढ़ जाता है। एक को बोलते हैं इलेक्ट्रोवैलेंसी, यानी आयनिक वैलेंसी आप बोल सकते हो। आयनिक वैलेंसी भी मैं यहां पे लिख सकता हूं, इसको आप एक और नाम दे सकते हैं, आयनिक वैलेंसी या इलेक्ट्रोवैलेंसी। और दूसरा टर्म क्या हो गया, कोवैलेंसी। कोवैलेंसी होगा जो कि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से डिफाइन होगा। अब जब आप बात करते हैं ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन की, तो वहां भी दो कैटेगरी आ गई। एक हो गया लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को वो बाहर किसी दूसरे एटम को इलेक्ट्रॉन देगा और तब उस पर प्लस चार्ज आ जाएगा, क्योंकि अगर वो इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो उस पर प्लस चार्ज आएगा, और उसको आप बोलेंगे कैटायनिक वैलेंसी। वो कैटायनिक वैलेंसी हो गई। दूसरी बात क्या हो गई, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो कि उसका एनायनिक वैलेंसी होगी। इन दोनों के मैं एग्जांपल देता हूं। जैसे मान लीजिए मेरे पास सोडियम एटम है, तो सोडियम के पास 281 होता है, आप सबको पता है। तो उसके वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो वो एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, ठीक है। और जब वो एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो 28 में आ जाएगा, यानी उसका ऑक्टेट पूरा होने जाएगा। तो उसने एक इलेक्ट्रॉन बाहर किया है, ट्रांसफर कर दिया है, तो वो जो, इसीलिए +1 बोलते हैं। आप ध्यान रखिएगा, कोवैलेंसी में आप प्लस माइनस नहीं दिखाते, इसमें सिंपल हम 1 2 3 लिख देते हैं, जबकि यहाँ पे +1 या -1 या +2 -2 इस तरह की बात करते हैं। आयनिक वैलेंसी हमेशा चार्ज के साथ बताई जाती है। तो आप बोलते हो कि सोडियम की कोवैलेंसी कितनी, सॉरी आयनिक वैलेंसी +1 हो गई। इसी तरह से क्लोरीन 287, तो 287 में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हुआ, 7। तो अगर 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो उसको एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया जा सकता है। तो एक इलेक्ट्रॉन चूंकि वो एक्सेप्ट करता है, इसलिए उसको आप एनायनिक वैलेंसी बोलेंगे, और वो कितनी होगी, -1, ठीक है। तो इस तरह से सोडियम क्लोराइड बनता है, NaCl अगर बनता है। लेकिन जब मैं कोवैलेंसी की बात करता हूं, तो यहां क्या है, यहां जैसे ऑक्सीजन O2 का बनना, एक ऑक्सीजन एटम है, दूसरा ऑक्सीजन एटम है। अब दोनों जब आपस में मिले तो उन्होंने क्या किया, दो दो इलेक्ट्रॉन को शेयर कर दिया, दिया लिया नहीं है, कहीं ट्रांसफर नहीं हुआ है, शेयरिंग की है, कि हम मिलजुल के एक दूसरे की जब भी जरूरत होगी तो हम ऑक्टेट पूरा कर देंगे एक दूसरे की, और हम शेयरिंग कर देते हैं।
तो ऑक्सीजन की वहां पर शेयरिंग हो जाती है, तो वहां पे वैलेंसी जो होगी उनकी वो कोवैलेंसी होगी, उसको आप क्या बोलेंगे 2। ठीक है, तो ये एक मोटे तौर पे वैलेंसी का अपना मतलब हो गया, और वैलेंसी का मीनिंग क्या है। और फाइनली आपने ये सीख लिया कि दो एटम के जुड़ने के पीछे केमिकल का क्या रीजन है, केमिस्ट्री में क्या मतलब है। इससे पहले जो हम लोगों ने रीजन पढ़ा वो साइंस में एनर्जी कंजर्वेशन रूल था, कि एनर्जी के बेसिस पर आप कैसे एक्सप्लेन कर पाते हैं कि दो एटम क्यों जुड़ रहे हैं और मॉलिक्यूल कैसे बन रहा है। लेकिन यहां जो आपने बात की है वो दो एटम के जुड़ने के पीछे केमिस्ट्री का अपना लॉजिक क्या है, ये सब चीजें आपने पहले भी छोटी क्लासों में पढ़ी है, ऐसा कुछ नहीं कि मैं नया बता रहा हूं आपको। लेकिन नई चीज क्या होगी आपके लिए, हर एक चीज को पढ़ने का लॉजिक क्लियर होना चाहिए कि हम वो चीज क्यों पढ़ रहे हैं और इससे हमें क्या फायदा होगा, उसका अपना सीक्वेंस होना चाहिए। ऐसे ही रैंडम कुछ भी नहीं पढ़ा जाता है कि आज ये उठाया तो आज ये पढ़ने लगे कल वो पढ़ने लगे, तो वो नहीं करना है हमें एक सीक्वेंस, एक पैटर्न, उसको बहुत फॉलो करना होता है। तो हमने फिलहाल आज दो एटम के जुड़ने पर, यानी कॉम्बिनेशन ऑफ टू एटम या फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स के पूरे एक्सप्लेनेशन को यहाँ पे सीखा है, और आपने भी काफी बेसिक बेसिक बातें सीखी आज। तो आज के मोड पे हम लोग केवल इतनी ही बात को ही रखेंगे, और अभी जो मैं अभी बात कर रहा था ऑक्टेट रूल का एक और एक्सेप्शन भी आता है, वो मैं थोड़ा सा समझाऊंगा आपको, अगली क्लास पे बात करेंगे उस पर हम लोग। लेकिन अभी मैं समझा दूं क्या है। दरअसल क्या होता है कि बहुत सारे एटम के अंदर अपनी एक ऐसी पावर होती है कि जिससे वो 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन भी रख सकता है। जैसे जनरली क्या है, जनरली रूल बना दिया गया कि अगर किसी के पास लास्ट में 8 इलेक्ट्रॉन है तो अपने आप को वो स्टेबल होगा और सब लोग उसी को फॉलो करेंगे। लेकिन ऐसा भी बहुत जगह होता है कि वो 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन भी रख सकता है, और 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन में भी वो स्टेबल होता है। यानी वो ऑक्टेट रूल को एक नए तरीके से पढ़ना है, तो उसको हम लोग नाम देते हैं वेरिएबल वैलेंसी कॉन्सेप्ट। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में उसी से चीजें स्टार्ट करेंगे, उसके बारे में बात करेंगे थोड़ी सी। और अब चूंकि आज हम ये समझ गए कि दो एटम को आप जोड़कर मॉलिक्यूल बना जो रहे हैं उसके पीछे का लॉजिक क्या है, जो बेसिक प्रिंसिपल है जिस पर पूरा का पूरा चैप्टर खड़ा होगा, वो हम आज सीख रहे थे कि क्यों दो एटम जुड़ते हैं, मॉलिक्यूल कैसे बन जाता है। अब हम अगली क्लास पे मॉलिक्यूल के डिफरेंट टाइप्स में, जो बॉन्ड के डिफरेंट टाइप होते हैं, कौन कौन से बॉन्ड बनते हैं, उस पर हम बात करेंगे। तब तक आप अभी केवल इतनी चीजों को पढ़िए, थ्योरी बहुत अच्छे से पढ़िए और इसके नोट्स बनाइए बहुत बाकायदा। अगेन फिर रिपीट कर दूं, मैं हमेशा बताता हूं, आप एनसीईआरटी का पैराग्राफ, छोटे छोटे पैराग्राफ को पढ़ना, उसको बहुत डेप्थ में सोचना, ये सब जरूर किया करिए, क्योंकि वो ओरिजिनल चीजें हैं। जिस समय आप वो सब चीजें थिंक करने लगेंगे तो सब्जेक्ट को बहुत अलग लेवल पे आप समझते हैं, और ये सब प्योर थ्योरेटिकल चैप्टर्स हैं। तो इसमें क्वेश्चन एक अलग लेवल तक जाना होता है, क्वेश्चन आपको बहुत बाद में मिलेंगे, बट पहले हमें बहुत थ्योरेटिकली इसमें स्ट्रांग हो। ठीक है, तो ठीक है, आज के लिए हम लोग केवल इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। तब तक के लिए बाय।